एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। माय नेम इज शिवानी और आज 11th ऑफ मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। और आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स के बाद इंडियन एक्सप्रेस का जो डिस्कशन हमने शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स मिले और काफी पॉजिटिविटी भी मिली है कि मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है। तो आज के 3 आर्टिकल्स हम देखेंगे। पहला है क्रिप्टो अंडर पीएमएलए। कल न्यूज आई थी, न्यूज तो खैर कल नहीं, काफी समय से आ रही थी। तो क्रिप्टो को पीएमएलए के अंडर लेके आया गया है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, उसको देखते हैं। आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा और आपकी तैयारी में एड ऑन रहेगा। दूसरा है G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप अ सम अप ऑफ आइडिया। काफी बड़ा आर्टिकल है लेकिन उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया है, इसको भी हम देखेंगे। तीसरा है गवर्नमेंट री थिंकिंग सेफ हार्बर ऑन डिजिटल इंडिया बिल, हाउ दिस कुड चेंज इंटरनेट लैंडस्केप। सो ये दोनों ही एक्ट की जो बात हो रही है पीएमएलए के अंडर में लाए गए क्रिप्टो को, इसका आर्टिकल आपके लिए एक एड ऑन है और प्री में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो सेफ हार्बर का जो वर्ड है, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है प्री में। और साथ ही साथ जो डिजिटल इंडिया बिल है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बैठता ही है। और G20 के लिए कोई भी आर्टिकल आप जब भी देखें इंडियन एक्सप्रेस में या किसी भी न्यूज पेपर में, अगर आपको लगता है तो उसे आप एड ऑन में रख लीजिए, क्योंकि ये साल प्रेसिडेंसी का साल है और आने वाले समय में एससीओ के ऊपर भी कई बड़े आर्टिकल्स आने वाले हैं, क्योंकि एससीओ और G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। टेबल जो प्रेसिडेंसीशिप है या चेयरमैनशिप है वो इस साल खत्म हो जाएगी एससीओ की इंडिया के पास से, और साथ ही साथ G20 की भी। तो दोनों ही आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहले आर्टिकल में कहते हैं गवर्नमेंट्स मूव इज इन लाइन विद पॉलिसी मेकर्स ग्लोबली, इट मस्ट अर्जेंटली डिसाइड ऑन अ फुल टाइम रेगुलेटर फॉर दिस सेक्टर। सबसे बड़ा कंसर्न समस्या यही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंडिया के पास ही नहीं, विश्व में किसी भी देश के पास कोई रेगुलेशन, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। सिर्फ उसको फिलहाल के लिए जो चला आ रहा था काफी समय से, जो एक कियोस चला आ रहा था कि इसमें कोई फ्रॉड ना हो, तो काफी बड़े बड़े फ्रॉड हुए भी। अमेरिका में FTX का फ्रॉड हुआ कि वहां का एक बहुत बड़ा फॉरेक्स एक्सचेंज था, उसने फ्रॉड के चलते उसको बंद कर दिया गया। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन किसी देश के पास नहीं, सबसे बड़ी चिंता का कारण है। उसी को उठाते हुए आर्टिकल शुरू होता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फुल टाइम रेगुलेटर बनाना चाहिए जो इस सेक्टर को देखे, ध्यान में रखे, और पॉलिसी मेकर्स को भी ग्लोबली, मतलब G20 के लेवल से भी इसको उठाना चाहिए, सो दैट कि हर देश मिल करके साथ आए और इसके लिए कोई नया बड़ा कानून बने और उसको रेगुलेट करना आसान हो। क्रिप्टो के ऊपर नियम कायदे कानून बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो से एक बहुत बड़ा कस्टमर सेक्टर कवर होता है, जहां पे बहुत बड़ा पैसा, चाहे वो डॉलर्स की बात हो, चाहे वो इंडियन रुपीज की बात हो या किसी भी देश की बात हो, बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी या मन चाहिए बल्क ऑफ मनी लगा है। तो जब पैसा इसमें है तो क्यों ना इसके लिए रेगुलेटर बना दिया जाए। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, इसको पीएमएलए के अंदर ला दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर लाया गया है, जहां पे ईडी का स्कोप बढ़ जाएगा और ईडी इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है अगर कोई भी गलत घटना होती है तो। क्योंकि आरबीआई ने और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पहले भी कहा था कि इसके अंदर की जो अगला आरबीआई के जो हमारे शक्तिकांत दास है गवर्नर साहब, उन्होंने बात तो कहा था कि अगला सबसे बड़ा क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिप्टो से आने वाला है। ये 2 महीने पहले की घटना है। लेकिन उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात तो कहा कि हमें इसको बैन करना चाहिए, फिर कोई नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। ठीक है। Now the starting point of this regulation is the government decision to not accept cryptocurrencies as currency। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आया है कि इसको करेंसी ना मान करके इसको शब्द दिया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है। एंड इंस्टेड ट्रीट देम, मतलब इस तरह ट्रीट करना चाहिए हमको कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है। वो तो सच बात है भी, क्योंकि इसकी कोई भी फिजिकल करेंसी हमको नहीं दिखाई देती है। एक वर्ड यूज होता है फिएट करेंसी का, अगर आपको सुना हो आपने न्यूज में, तो फिएट करेंसी का मतलब होता है फिजिकल करेंसी, जैसे यूरो हो गया, रुपी हो गया, जिसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है लेकिन आपको फिजिकल करेंसी दिखाई पड़ती है। लेकिन फिएट करेंसी के ऑपोजिट ये वर्चुअल है, ऐसी कोई करेंसी नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस पे ही डिपेंडेंसी रहती है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टाइटन रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मोर कॉमनली नोन एज क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है। उसके ऊपर नियम कायदे कानून सख्त कर दिए सरकार ने। कैसे? अकॉर्डिंग टू अ गैजेट इन नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड दैट अ होस्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन सच एसेट्स विल नाउ कम अंडर एम्बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा। इन अदर वर्ड्स, गोइंग अहेड, ट्रेडिंग बिटवीन क्रिप्टो करेंसीज एंड फिएट करेंसीज आर अमंग क्रिप्टो करेंसीज एंड among cryptocurrencies and other such currencies services can be investigated by agencies such as ED। मतलब कि जो भी इसके साथ जुड़ी हुई करेंसीज है, क्रिप्टो की बात हो रही है मेजोरिटी में, और उसको दूसरी करेंसी जो देशों में बिटकॉइन है, कई तरह की करेंसीज के नाम होते हैं, उनको कवर किया जा रहा है।
और फिएट करेंसीज को भी लिया जा रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट, अगर ऐसे कोई भी घटना घटती है जो कि पीएमएलए, क्योंकि पीएमएलए के अंदर आ जाता है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसी घटना जो अपने आप में एक फ्रॉड को जन्म देती है, कोई भी इलीगल ट्रांजेक्शन को जन्म देती है, तो ईडी का और इनकम टैक्स का वहां पूरा पूरा रोल आ जाएगा। लेकिन अभी भी अथॉरिटी कोई नहीं बनाई गई है कि इसके ऊपर अथॉरिटी होगी जो डिसीजन लेगी। ये तो सिर्फ एक्ट की बात हो रही है ना, ईडी अपने आप में अथॉरिटी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप में अथॉरिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पे कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, द मूव शुड बी सीन इन लाइट ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू ब्रिंग क्रिप्टो करेंसीज अंडर ग्रेटर रेगुलेशन। ठीक है, उसको ले आए हम। इन अप्रैल 22 फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 30%, और मजे की बात यहाँ पे ये है कि अप्रैल 22 में इसके ऊपर 30% का इनकम टैक्स लगाया गया था, और जुलाई 22 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1% का टैक्स डिडक्शन भी लगाया था, टीडीएस भी लगाया था ऑन एट सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। दो तरह के टैक्स लगाए गए थे, तो इनकम टैक्स लगाया गया था ऑन गेन्स पे, कैपिटल गेन अगर आपको इसमें होता है, आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसमें 30% टैक्स देंगे, पहला चीज। और दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर टीडीएस भी लगाया गया था 1% का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो सैलरी के ऊपर कटता है वो टीडीएस भी लगाया गया था। अच्छा, टीडीएस में भी कई टाइप होते हैं, एसटीटी भी होता है, कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज, ये भी लगाया गया ताकि इनके ऊपर हम टैक्स ले सके। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग ग्रेटर रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज एडमिसिबल। अब क्योंकि हम टैक्स लगा रहे हैं तो इनके ऊपर एक रेगुलेशन होना जरूरी है, इसकी बात को उठाते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रेगुलेशन इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू नॉट एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज एज करेंसीज। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि सरकार ने इसको कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ये कोई करेंसी नहीं है। दैट लैक ऑफ रिकॉग्निशन स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ व्हाट क्रिप्टो करेंसीज एसेंशियली एम टू डू, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू रेगुलेटेड करेंसीज। और ये जो रिकॉग्निशन था इस करेंसी का, वो शुरुआत वहां से होती, इसका टारगेट वो था कि हम रेगुलर करेंसी के लिए एक अल्टरनेटिव लेकर के आए, इसी से एक क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ था, टारगेट उसका ये था। लेकिन प्रॉपर रेगुलेटरी ना होने की वजह से नुकसान ज्यादा हो गए। The fundamental aim behind cryptocurrencies and their attractiveness is that they are designed to bypass the financial system and existing regulation। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सिस्टम को बाईपास करता है, ये किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने का ही एक सिस्टम है, ऐसे मानिए, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई आरबीआई है, ना तो कोई फेड है, और ना ही कोई यूएन है। इसके ऊपर कोई ऐसी कोई संस्था का निर्माण नहीं किया गया है जिसको रेगुलेट कर सके, और ये डायरेक्ट आपस में ए टू बी के बीच का ट्रांजैक्शन ही है। मतलब अगर ए ने बी को कुछ पैसा ट्रांसफर किया करेंसीज बाय करने के लिए और बी फ्रॉड कर देता है, तो रेगुलेशन कहीं नहीं है, कहाँ ये रिपोर्ट करेगा ये जाकर कि मेरा पैसा कहाँ गया, कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ आप मांगोगे वो दे नहीं पाएगा। तो ये ना होने की वजह से सिस्टम बाईपास की घटना घटती है, जिसकी वजह से इसमें कुछ इलीगैलिटी, बहुत लंबे लेवल पर फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। एज सच दे एम टू इवेट, ब्रिंग ट्रेस्ड और कन्फिस्केटेड और फ्रोजन बाय गवर्नमेंट। तभी से इसको हटाया जाने की बात हो रही है, इसको कॉन्फिस्केट और ट्रेस करने की बात हो रही है, फ्रोजन करने की बात हो रही है गवर्नमेंट्स के द्वारा। What makes them effective in doing this is that they are anonymous in character, and since they work over the internet, not bound by physical borders। क्योंकि इंटरनेट की सुविधा से काम होता है, इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, एनोनिमस है, कोई कहीं बैठ के भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, इसलिए कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं है कि यहाँ से वहां करेंसीज आ रही है, तो इसको रेगुलेट करना मुश्किल भी है। तो इसीलिए बट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो थ्रो अप सेवरल रिस्क फॉर एनी इकोनॉमी। रिस्क तो है ही, उसके साथ साथ आप केवाईसी क्या लोगे, नो योर कस्टमर्स को कहां जानोगे, किसने पैसा लगाया, किसने पैसा कहां लगाया, कौन से एक्सचेंज में लगाया। एक्सचेंज तो खैर है, लेकिन एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी होनी जरूरी है। इसीलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म सीएफटी रूल्स को इसके ऊपर लगाए जाने की बात हुई, क्योंकि इससे क्या है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हो रही हैं जहां पे इलीगल पैसे को ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, उसको भी गवर्न नहीं किया जा सकता। इससे क्या है, क्वेश्चन क्या है, मॉनेटरी सॉवरेनिटी का सवाल उठता है कि सोवरेन मनी है या नहीं है, कि वो वाकई कोई इलीगल करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो काफी चीजें हैं, तो अगर इसको पीएमएलए के अंदर लाया गया है तो काफी लीगल है। कल मैंने सवाल भी पूछा था आप लोगों से, आज फिर पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर पीएमएलए के अंडर ले आते हैं डिजिटल करेंसी को या करेंसी वर्चुअल एसेट जिसमें क्रिप्टो की बात हो रही है, तो क्रिप्टो को अगर पीएमएलए में ले आते हैं तो क्या इससे फायदा होगा? मैं आपकी ओपिनियन जान रही हूँ, क्योंकि सपोज करिए यही सवाल इंटरव्यू में आपसे उठता है कि सर ये बताइए, मैम ये बताइए कि अभी पीएमएलए के अंडर लाया गया है क्रिप्टो करेंसी को, इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा तो उससे आगे की घटना क्या, ये भूल जाएगी अथॉरिटी नहीं है,
तो आपकी राय क्या है कि आगे क्या होगा, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसकी ओपिनियन आप कमेंट से मुझे लिखेंगे, फिर इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसमें 1-to-1 फेस ऑफ भी कर सकते हैं। Now, since such private currencies are often pegged to the US dollar, with greater use, they not only replace the Indian rupee but also could lead to a greater dollarization of the Indian economy. ठीक है, क्लियर है इस बात को कि प्राइवेट करेंसीज, आप ये जो घटना घट रही है उसमें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्राइवेट करेंसीज के ऊपर भी काफी पैसा लगता है, जहां यूएस की बात हो चाहे इंडियन रुपी की बात हो, जहां पे हम डॉलर्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें उसमें क्रिप्टो का भी नाम आता है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट का मूव है वो ये है कि पॉलिसी मेकर्स को अब क्या करना चाहिए, एक्चुअली जो करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज तो वही है कि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, साथ ही साथ पेपर शो द इंडस्ट्री एंटिटीज आर कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ टाइम गिवन टू द फॉर द कंप्लाइंग विद न्यू नॉर्म्स। अब न्यू नॉर्म्स के लिए पेपर शो होना चाहिए कि पेपर के ऊपर सब चीजें क्लियर हो। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि आईएमएफ हैज बीन अर्जिंग अ ग्लोबल आर्किटेक्चर फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन की बात आईएमएफ भी खुद करता है, और इफेक्टिव रेगुलेशन तभी आएगा जब प्रॉपर तरीके से इसका चैनलाइजेशन होगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सिर्फ काम ये नहीं कि आप पकड़े कि किसने फ्रॉड किया, उसके बाद उसको चैनल में लेके जाना, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना ही इसका सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएमएलए का हमने नाम ले दिया कि इसके अंदर आएगा काम खत्म हो गया, जी नहीं। पीएमएलए के लाने के बाद की घटनाएं उसको ठीक तरीके से चैनलाइज हो जाए, ज्योग्राफिकली इसका डिविजन हो जाए, कौन क्या देखेगा ये क्लियर हो जाए, और अगर G20 में इसका इशू उठा करके हम कोई सोल्यूशन उठा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप अ सम अप ऑफ आइडियाज। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि G20 का जो एंगेजमेंट ग्रुप्स है, इसमें कई सारे ग्रुप हैं, स्टार्टअप 20 है, ग्लोबल 20 है, कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं G20 में नए आइडियाज के लिए। तो अगर स्टार्टअप्स को हम सम अप कर दें, एक जगह ले आए, तो हम डिजास्टर से बच सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इस आर्टिकल में वो उठाते हैं। अ बंडलिंग टुगेदर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टअप्स could help tackle the global challenges of sustainable development। बहुत बढ़िया पॉइंट आया हुआ है, मेंस के लिए उठ सकता है सवाल कि क्या हम स्टार्टअप्स को जोड़ करके, जो विश्व लेवल पे आप जानते हैं कि हम विश्व के लेवल पे, इंडियन लेवल पे स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, हमेशा से किया जाता रहा है। तो अगर हम उनको एक जगह इकट्ठा कर ले, तो हम डिजास्टर जो आने वाले समय में बढ़ रहे हैं, पहले से काफी नंबर्स बढ़े हैं, तो उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। थिंक ऑफ अ सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, no matter how rich or poor one may be, that we are increasingly like to face but would not like to। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी हो, लेकिन हमें एक दूसरे को, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, रिच हो या पुअर हो, that we are increasingly likely to face but would not like to। हमें एक दूसरे को फेस करना ही पड़ेगा, ये चांसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो चाहे उसको पसंद करें या ना करें। नेचुरल डिजास्टर्स आर अमंग सच सिचुएशन, जिसमें से सबसे बड़ी घटना क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स की, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, नेचुरल डिजास्टर सबके लिए कॉमन है, राइट। जब कोई डिजास्टर होता है तो पानी और खाने की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे वो रईस हो चाहे वो गरीब हो, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए हमको मिल करके काम करना पड़ेगा, इस बात को वो कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट इज क्लियर फ्रॉम द रिगरस वर्क ऑफ मेनी साइंटिस्ट टुडे दैट गोइंग फॉरवर्ड, इवन इफ वी ड्रास्टिकली इंप्रूव आवर डीलिंग्स विद नेचर, एटलीस्ट अ फ्यू जनरेशन टू कम आर लाइकली टू एक्सपीरियंस नेचुरल डिजास्टर। एक डेटा भी उन्होंने दिया है आगे, उस बात में कहते हैं कि चाहे कितना भी बच ले, लेकिन फिर भी नेचुरल डिजास्टर्स को हमको फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, एंगेजमेंट ग्रुप्स की जहां तक बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कंप्राइजिंग नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच G20 मेंबर प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू द G20 लीडर्स। तो जहां पे G20 लीडर्स को रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं वो एंगेजमेंट ग्रुप्स में दिए जा रहे हैं। मतलब G20 में ऐसे ग्रुप्स को बनाया गया है जो आपस में सलाह मशवरा करके G20 को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेबर 20, सिविल 20, SAI, साइंस, बिजनेस, अर्बन, स्टार्टअप, यूथ, थिंक, स्पेस, विमेन, पार्लियामेंट, साइंस, इस तरह के ग्रुप बनाए गए हैं जहां पे, और 20 भी लगाया गया है, जहां पे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं। तो उसी के ग्रुप को का हवाला देते हुए आर्टिकल लिखा गया है। अब कहते हैं कि FAO की एक रिपोर्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी 21 shows that there were 360 such events per year in 2010। मतलब जो 1980 और 90 के दशक में जहां पे सिर्फ 100 केस डिजास्टर्स के होते थे, 2010 में 360 डिजास्टर ऐसे हो रहे हैं, इवेंट्स पर ईयर, हर साल। तो मतलब नंबर्स बढ़ने वाले हैं। इसमें कोविड-19 की बात आप करते हो, आप
सुनामी की बात करते हो, आप भूकंप आ रहे हैं उनकी बात करते हो। आप देखिए भी कुछ दिन पहले टर्की और सीरिया में भी भूकंप आया, राइट। सो नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी यहाँ पे जिक्र वो कर रहे हैं। द इम्पैक्ट टू हैज बीन unsparingly globally to be the forest fires of Australia and California, heat and dust storms of northern India, और floods of South Sudan and Pakistan। सबका रेफरेंस लेकर के चलते हैं, और इसका रास्ता क्या है कि हम सब मिलकर के काम करें। इसका एग्जांपल वो ये देते हैं कि अगर आपके पास एक एप्पल है और मेरे पास भी एक एप्पल है, और मैं आपसे आपका एप्पल ले लूं, अपना एप्पल आपको दे दूं, तो क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन हम दोनों के पास एक ही एप्पल रहेगा। लेकिन सेम चीज आइडियाज के मामले में नहीं हो सकती। अगर आपने मुझे एक आइडिया दिया, मैंने भी एक आइडिया आपको दिया, तो क्या होगा, हमारे पास एक ही आइडिया रहेगा। वॉट इफ हैड सम अप ऑफ स्टार्टअप्स ग्लोबली दैट वर्क ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर। पर वो कहते हैं एक बार अगर ऐसा हो जाए कि हम आइडिया शेयरिंग की बजाय ग्रुप में एक साथ सम अप कर ले सभी स्टार्टअप्स को और फिर इस लड़ाई को लड़ें, तो शायद बेटर होगा। लूजली अ सम अप इज अ हाइपोथेटिकल बंडलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टअप। सम अप का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकली हम बंडल कर दें स्टार्टअप्स को और फिर लड़ाई लड़ें। जापान का एग्जांपल देते हैं कि जापान बेस्ड स्टार्टअप सर्ड एआर डेवलप्ड एन ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन बनाई उन्होंने वहां पे, दैट गेमिफाइज द एनिमेशंस ऑफ डिजास्टर्स एंड प्रोवाइड डिजास्टर प्रिवेंशन ड्रिल्स। ये तो बहुत पुरानी जो चीज ये मेंशन ये कर रहे हैं, काफी फेमस है। जापान का जो रिकवरी परसेंटेज है वो विश्व में सबसे आगे है, क्योंकि जापान में जैसे ही भूकंप या सुनामी की घटना बढ़ती होगी, वो वैसे भी आइलैंड कंट्री है, तो उस केस में वहां पर डिजास्टर की घटनाएं बहुत हर साल पॉसिबल रहती हैं। तो उसके बाद जो इतनी बढ़िया ड्रिल सिस्टम है वहां पे कि डिजास्टर आने के पहले पूरे देश में जहां जहां पे इफेक्ट होने वाला होता है सुनामी का, वहां पे साइरेंस बजने लग जाते हैं और लोग वहां से इवैक्यूएट करके भागते हैं। ये कम से कम 1.5-2 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो उससे क्या है, लोग वहां पे इवैक्यूएशन कर लेते हैं और अपनी जगह अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं, डिजास्टर से बच जाते हैं। ये सिस्टम जापान में है। और इसके साथ ही जब डिजास्टर आने के बाद रिकवरी का परसेंटेज भी जापान में सबसे ज्यादा है। तो जापान का डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया नंबर रहा है अभी तक का। तो उसी का एग्जांपल लेके कहते हैं कि वहां पे उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी मैकेनिज्म को यूज करके एप्लीकेशन बनाया, जहां पर डिजास्टर से बचने के लिए लोगों के लिए एक प्रिवेंशन ड्रिल्स लगाए गए हैं। तो ये कैसे हो पाया, इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के बजाय हम जो टेक माइंड्स हैं उनको इकट्ठा करके उनकी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कोई मिशन उठा सकते हैं और G20 उसमें हेल्प कर सकता है। द एप्लीकेशन कैन सिमुलेट डाइवर्स काइंड्स ऑफ डिजास्टर। इससे डाइवर्जन कहां मिलता है, अ सुनामी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, फ्लडिंग रिवर्स, fire and densely polluted complexes of wooden houses and collapse of block walls। मतलब ये सारे डिजास्टर्स को डाइवर्ट करता है उनका ड्रिल। नाउ इसके साथ ही साथ और भी एग्जांपल देते हैं। एनवायरमेंट्स एंड पालो ऑल्टो बेस्ड स्टार्टअप वंस कंसर्न बिल्ट अ डिजिटल ट्विन ऑफ द वर्ल्ड बाय एनालाइजिंग सैटेलाइट इमेजेस टू प्रेडिक्ट नेचुरल डिजास्टर। और साथ ही साथ किसी एक और संस्था का नाम वो यहाँ पे लेते हैं जिन्होंने सैटेलाइट इमेजेस को लेकर के एनालाइज करके नेचुरल डिजास्टर को प्रिडिक्ट किया। वो तो हम भी कर सकते हैं। नाउ उसके बाद हम एक ऐसा मशीन, जैसे कि आजकल AI की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती रहती है, तो हम इन सबका यूज करके सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करके सिस्मिक और फ्लड टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, जिससे हम उनके आने के पहले ही जान जाएं कि वो ऐसा घटित होने वाला है, और एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले अगर हमको पता चलता है तो हम इस इलाके को इवैक्यूएट करा सकते हैं या अपने मेजर्स ले सकते हैं। इस बात को हाईलाइट करते हैं। These startups operating in the realm of simulating disasters for preparation and prevention have come close to becoming unicorns as a result of corporations taking great interest in sourcing relevant technologies for implementing innovative solutions in disaster-prone countries। ऐसे वैसे अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स साहब आए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमको वायरस से होने के पहले क्या कोई सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वायरस आने के पहले हमें पता चल जाए। ऐसा उन्होंने एक अपनी इंटरव्यू में भी कहा था, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी आपको। तो जब बिल गेट्स साहब इस बात को कह रहे हैं, मतलब दुनिया के देशों में ऐसी टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, इसका मतलब अगर कोई ऐसा बड़ा बिजनेस टाइकून इस बात को कहता है कि हमको ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो वायरस के आने के पहले बता दे कि वायरस आने वाला है, मतलब इस मैकेनिज्म की जरूरत हमें है। और सेम चीज डिजास्टर्स के लिए भी होती है। तो इन सबको प्रिवेंशन करने के लिए क्या है, हम बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स जिनके पास अच्छा पैसा भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, उनको यूज करके मैकेनिज्म बना सकते हैं। और जो आज का समय है वैसे भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, जिसमें हम स्मार्ट व्हीकल्स को यूज करके, सेंसर्स को यूज करके टेक्नोलॉजी को यूज करके हम शेल्टर को राउट करके अच्छा सिटीजन इफेक्टेड मैकेनिज्म बना सकते हैं। इसके साथ साथ वो गरुड़ा का भी एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया
स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्कोप है, जिसका नाम वो लगाते हैं कि उन्होंने टर्की में अपने ड्रोन्स को लगाया वहां के अर्थक्वेक से रिलीफ दिलाने के लिए और लोगों को ट्रैप भी किया। तो ये आपसे पूछा जा भी सकता है कि गरुड़ा एरोस्कोप कहाँ किस देश में लगाया गया। तो ये मैकेनिज्म जब हमारे देश का मैकेनिज्म लोग सीखने आ रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्यों ना अपने देश में हम इसको और एक्सपैंड कर लें। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात जहां तक होती है, इसका मतलब है डिस्क्राइब्स नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थिंग्स दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर्स। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों का इंटरनेट, राइट। सो चीजों को कनेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट यूज होता है उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, जिसमें सेंसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स होगी और पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। तो होता क्या है, इंटरनेट तो सेम चीज है, लेकिन हम एक कॉमन इंटरनेट के रास्ते से कई सारे सेंसर्स और इक्विपमेंट्स को जोड़ते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कि आईओटी इनेबल्ड फैक्ट्रीज में, ट्रेन्स में, सिटीज में, बिल्डिंग्स में, डेटा सेंटर्स, डिवाइसेस में, सब जगह तो इंटरनेट है और उसको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म से जोड़ देते हैं ताकि कुछ भी घटना कहीं होती है तो हमें पता चल जाए कि कहाँ हो रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक्सपोजर इतना ज्यादा है तो क्यों ना हम उसको यूज करके डिजाइन लैब्स को बनाएं ताकि हम डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स को बना सके और उसका एग्जीक्यूशन हम कर सके डिजास्टर से बचने के लिए। उसके साथ अनदर स्टार्टअप का नाम लेते हैं MIRESQR का, जिन्होंने प्रोवाइड किया इमरजेंसी कम्युनिकेशन बिटवीन विक्टिम्स एंड स्टेक होल्डर्स। ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने बनाया जहां पे QR कोड के इमेजेस को शेयर करके वो विक्टिम्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में कनेक्शन बना पाए। तो इसीलिए हमारे देश में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इन अ रिसेंट इंटरव्यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टॉक्ड ऑफ द ग्रोइंग इंटरनेट इन 30 कंट्रीज एंड इन द इंटरपोल टू अंडरस्टैंड इंडियाज डिजास्टर रिस्पॉन्स मॉडल एंड कोलैबोरेट विद न्यू दिल्ली। तो मतलब हमारे जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, रिस्पॉन्स मॉडल है, उसको सीखने के लिए भी लोगों में क्यूरियोसिटी है, तो उसको एक्सपेंशन की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके लिए हम अभी फिलहाल के लिए आइडिया हमारे पास नहीं है, काम करने की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स जिसमें से बात करी जाती है SDG 2 की, जीरो हंगर, मतलब हंगर को मिटाना, बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो SDG गोल्स हैं, इसके ऊपर हम काम करते हुए अगर बढ़िया डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आइडिया हमारे पास हो, आइडिया एक्सचेंज करना और लोगों से आइडिया लेके उस पर काम करने में फर्क है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जीरो सम की जो सम अप का बात हो रही है, सम अप्स ऑफ स्टार्टअप्स की बात हो रही है, अगर ये करते हैं तो हमें G20 के लेवल से काफी बेनिफिट मिल सकता है, हम इसे उठा भी सकते हैं मिल करके। Now, but sum ups should not have the solution of one startup being negated. मतलब सिर्फ एक स्टार्टअप की हावी सोल्यूशन नहीं है। G20 के लेवल पे अगर इसको हम उठाते हैं तो मैकेनिज्म एक्सटेंड भी हो सकता है। और G20 के साथ साथ अगर आप देखिए स्टार्टअप के कई एंगेजमेंट ग्रुप्स बने हैं, उनमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या डिस्कशन करके, जैसे कि हो ही रहा है, रिकमेंडेशन ले जा रहे हैं, तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने वाला मैकेनिज्म बना सकते हैं और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं ताकि आने वाले डिजास्टर से हम बच सके। जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ वो वही स्क्रीनशॉट है जहां पे बिल गेट्स साहब ने कहा था कि वर्ल्ड नीड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वायरस। मतलब उन्होंने वायरस के लिए कहा था, इसका मतलब आने वाले समय में वायरस आ सकते हैं, नंबर्स बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा मैकेनिज्म बना ले जहां पे पहले से ही हमको पता चल जाए कि स्प्रेड होने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है या फिर वायरस का स्प्रेड हो रहा है। ये वायरस और डिजास्टर दोनों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा सब रिपोर्ट जहां तक हम समझते हैं कही जाती है, FAO की रिपोर्ट है, उसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स है कि आने वाले टाइम में जो जिस तरह का सिस्टम क्रिएट हो रहा है वहां पे वायरस एक्सपेंशन और डिजास्टर एक्सपेंशन हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एनवायरनमेंट से जूझ नहीं रहे, एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जब छेड़छाड़ करेंगे तो नंबर्स हमको फेस करने ही पड़ेंगे, इस तरह के डिजास्टर हमको फेस करने पड़ेंगे। तो हमें वार्निंग सिस्टम की जरूरत है ऑनगोइंग बेसिस पे, जहां पे वो डिटेक्ट कर सके कि कहां पे वायरस फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है रीथिंक ऑन सेफ हार्बर इन डिजिटल इंडिया बिल, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। ये तो न्यूज पुरानी है, लेकिन कल ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ET में आई थी, इस बात को मेंशन किया गया था कि जो डिजिटल इंडिया बिल है उसमें जो सेफ हार्बर है इंटरमीडिएटरीज के लिए, उसके लिए क्या रेगुलेशन होना चाहिए, इसको आगे पढ़ते हैं। तो करेंटली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज द कोर फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट्स एंटिटीज ऑन द इंटरनेट। अभी फिलहाल के लिए ये जो ड्राफ्ट बिल आया है, इस बिल के पहले हमारे पास कौन सा एक्ट है अभी, वो है IT एक्ट 2000। इसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। लेकिन ये 2000 का एक्ट, जैसे हम समझ रहे हैं, काफी पुराना है, हम 2023 में आ गए हैं, तो 23 साल पुराना एक्ट है ये और उसको नया चेंज करने की जरूरत है।
However, it needs an update as the internet of today looks much different than since the law was first passed. Clear है इस बात के लिए? Now, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, उन्होंने राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात को उठाया कि शुड ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज बी एंटाइटल्ड टू सेफ हार्बर एट ऑल। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज होते हैं क्या उनके लिए सेफ हार्बर वो एंटाइटल करते भी हैं कि उनके लिए कोई सेफ हार्बर होना चाहिए। इसका सवाल शुरू करते हैं इस पिक्चर से जहां पे ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज के बारे में बताया गया है। अच्छा, इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है मध्यस्थ, राइट? तो मध्यस्थ कौन हुए? जो हम तक कोई चीज पहुंचाते हैं। इंटरनेट में जब भी हम मध्यस्थों की बात करते हैं तो चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, सोशल नेटवर्क हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, एंटरटेनमेंट हो, कंपैरिजन टूल्स हो, बाकी कुछ भी हो, तो कोई ना कोई कंपनी इन्वॉल्व है। अगर हम सिर्फ सर्च प्रोवाइडर्स की बात करें तो गूगल को तो हम सब जानते हैं, तो गूगल भी एक अपने आप में इंटरमीडिएटरी है। यूट्यूब को हम सब जानते हैं, जिससे हम समझ रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आज आप मेरे चैनल पे हैं, तो ये भी अपने आप में एक इंटरमीडिएटरी है। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि जितने भी ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज मध्यस्थ हैं, क्या उनके लिए कोई सेफ हार्बर होना चाहिए? सेफ हार्बर का जो सवाल है वो यूएस के सेक्शन 230 से शुरू होता है, जहां पे इस बात को कहा गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसमें कहा गया कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मतलब इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके ऊपर कोई भी न्यूज या कोई भी चीज पब्लिश होती है तो वो यूट्यूब की जिम्मेदारी नहीं होगी या गूगल की जिम्मेदारी नहीं होगी कि उसने किसने पब्लिश किया, वो लीगल था या इलीगल था। इसमें इस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको पब्लिश करने वाले की जिम्मेदारी होगी। सुनने में ठीक लगता है? हाँ, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इस एक्ट में कहा गया है कि ये सेफ हार्बर है उन लोगों के लिए। मतलब अगर यूट्यूब पे आपने कुछ पब्लिश किया और वो लीगल है या इलीगल है, इन दोनों ही घटनाओं के आधार पर ये एक सेफ हार्बर हुआ उन कंपनीज के लिए जिनके ऊपर पब्लिश हो रहा है। मतलब उनको भी इसका कहीं टेक चार्ज लेना चाहिए, ऐसा इनहेरेंट है, लेकिन एक्ट में भी कहा नहीं गया है। तो इसकी शुरुआत होती है यूएस के सेक्शन 230 में, जिसमें सेम बात कही गई थी। और यूएस के सेक्शन 230 की शुरुआत पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए हुई थी, लेकिन बाद में जब आईसिस का टेरर अटैक हुआ और कई अटैक हुए यूएस के ऊपर, तो उसको एक्सपैंड कर दिया गया और इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया सेक्शन 230 के तहत, जहां पर उन्होंने इलीगल चीजों को पब्लिश किया, लेकिन कंपनीज को नहीं पकड़ा गया क्योंकि कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी एज पर सेक्शन 230। ठीक है ना? इसी के लिए वो हमारे मिस्टर साहब कहते हैं कि क्या सेफ हार्बर लोगों को दिया जाना चाहिए। द प्रपोज्ड लॉ विल इंपैक्ट अ होस्ट ऑफ एंटिटीज ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया पे आती हैं, जिसमें इंटरनेट आता है, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ है। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं, गूगल, मेटा, ट्विटर, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, सबके लिए। तो जो अभी तक की जो हमारे पास एक्ट था उसमें इसका कोई खास नियम नहीं था, लेकिन अब हमको नया लॉ लाना है क्योंकि हम सब जानते हैं पुराना हो चुका है, इसमें एक्सपेंशन की जरूरत है। इस बात को उठाते हैं, कहते हैं कि पुराने एक्ट में सब नहीं था, लेकिन अब समय बदल चुका है और आज का इंटरनेट है वो भी बदल रहा है, तो नए नियम कायदे कानून की हमको जरूरत है। जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें चीजें क्लियर होंगी। साथ ही साथ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में भी कुछ पॉलिसीज के लिए आगे का बात कही जाएगी, एंड द पॉलिसी फॉर नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस। तो ठीक है, तो एक्चुअली भारत सरकार करना क्या चाह रही है? भारत सरकार सभी उन कंपनीज को गैम्बिट में लाना चाह रही है जो सेफ हार्बर के चलते कहीं ना कहीं अपने पैसे को भुना रही हैं या फिर प्रॉफिट बना रही हैं, लेकिन फंस कोई और रहा है। लेकिन ये कोई सही चीज, ये 100% कोई चीज सही नहीं होती, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी फंसेंगी जो सही नहीं होंगी, फिर केस बनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सेफ हार्बर क्या वो जान लेते हैं। सेफ हार्बर एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 79, ये प्रीम पूछा जा सकता है और आपके लिए दोनों ही आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, थर्ड वाला। बीच वाला तो है ही G20 वाला, पर फर्स्ट और थर्ड आर्टिकल आपके प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो सेफ हार्बर क्या है? एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT Act 2000 इज अ लीगल immunity that online intermediaries enjoy against content posted by users on their platform। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके कुछ पब्लिश करता है तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सेफ हार्बर है। और यही सेम चीज यूएस के सेक्शन 230 में भी है। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनली came from section 230 of US Communication Decency Act, which has been termed one of the foundational law behind the modern internet। क्योंकि जब 1990 के दशक में जब इंटरनेट चालू हुआ तब कंपनी तो यूएस को के पॉलिसी होल्डर्स को पता था कि घटना घटेगी, इसलिए उन्होंने पहले से इस नियम को बनाया। लेकिन तब उसकी जो शुरुआत थी वो पोर्नोग्राफी को रोकने की का जहद था उनका, लेकिन अब वो चीजें एक्सपैंड कर गई हैं। इट इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द meteoric rise of internet giants such as Facebook that have defined Web 2.0
2.0 era where users can post content on the internet। और इसी के बाद फेसबुक का जन्म होता है, फेसबुक आगे बढ़ता है, जहां पे वेब 2.0 एरा का टाइम आया, जहां पे फेसबुक ने कहा कि यू कैन पोस्ट योर डेटा ऑन देयर वेबसाइट। मतलब फेसबुक की जिम्मेदारी नहीं है, आप जो पोस्ट करते हो उसकी इलीगैलिटी आप स्वयं झेलोगे। द टेक एक्सपर्ट्स बिलीव दैट सेफ हार्बर इज अ क्रूशियल टेनेट for ensuring free speech on the internet since platform only have to act on speech that is deemed illegal। टेक एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि बहुत क्रूशियल टेनेट है। का मतलब होता है एक जाल जहां पे चीजें स्प्रेड हो रही हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि फ्री स्पीच ऑन द इंटरनेट सिंस प्लेटफॉर्म ओनली हैव टू एक्ट ऑन स्पीच। जैसे एक्सपर्ट मानते हैं कि जो जहां डेटा पब्लिश हो रहा है उस वेबसाइट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहां पे क्या पोस्ट हो रहा है। इसी की लड़ाई की वजह से सेक्शन 230 जो यूएस में शुरू हुआ 96 में पास हुआ था और इसको पोर्नोग्राफी ऑनलाइन कंट्रोल करने के लिए पास हुआ था, लेकिन बाद में इसके चलते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का भी अकाउंट सस्पेंड किया गया और काफी चीजें और भी पॉलिटिक्स में आती है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ओनली कंपनीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नॉट लायबल फॉर द कंटेंट शेयर्ड ऑन देयर वेबसाइट बाय इट्स यूजर्स। ठीक है, सो इफ अ यूजर पोस्ट समथिंग इलीगल ऑन द वेबसाइट, द कंपनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉसूट्स। In addition, the regulation also states the private companies have the right to remove the content that violates their guidelines and values. Thus, big tech companies were well within their rights when they decided to suspend Trump's account। तो ये जो चीजें हुई, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कोई इलीगल डेटा को अपनी वेबसाइट से हटा सकती है, और आजकल हो भी रहा है, यूट्यूब में भी हो रहा है, फेसबुक में भी हो रहा है, गूगल पे भी हो रहा है। कोई भी ऐसा चीज जो थ्रेट है, जिससे कोई जैसे हेट स्पीच हो गया, कोई इलीगल थ्रेट हो गया और कंपनी इसको फाइंड आउट कर लेती है अपने टर्म से, तो वो उसको अपने वेबसाइट से हटा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए यूएस में दो ऐसे केस चल रहे हैं। पहले अभी इसमें हिंदू में आया भी था और इसमें इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था कि वहां पे दो केस चल रहे हैं जहां पे आईसीस इन्वॉल्व थी और उसके जो उनकी फैमिली मेंबर्स है जो पकड़े गए थे, उन्होंने कहा कि वेबसाइट ने क्यों नहीं डेटा हटाया अगर वो इलीगल था तो, क्योंकि यूट्यूब का सहारा लेके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, इलीगल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई थी यूएस में। ठीक है, उसके साथ ही साथ अब रिविजिट करने की जरूरत क्या है? क्या करना चाहिए नॉर्म में? रिविजिट ये है जो सवाल पूछा गया सेफ हार्बर का, तो सवाल का तो आंसर यही वो कर रहे हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पुराने वाले एक्ट में, हम उसको चेंज करेंगे, बहुत सारे लेजिटिमेट क्वेश्चन इनको उठाएंगे, सेफ हार्बर को हटाएंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो चंद्रशेखर साहब उठा रहे हैं, जो समझ भी गए हैं कि सेफ हार्बर नहीं होना चाहिए। इंटरनेट के ऊपर काफी सारे जो ऑल इलीगल थ्रेट्स हैं, काफी कंपनीज के लिए एक्सपोजर है सेफ हार्बर्स के लिए, वो कंट्रोल में आना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट पब्लिशर्स दोनों के ऊपर एक तरीके का इम्पोजिशन आ जाएगा कि कोई भी गलत चीज आप नहीं उठा सकते। लेकिन फिलहाल उसके पहले ऑलरेडी एक्ट ऐसा है जहां पर आईटी एक्ट है, जहां पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई गलत स्टेपिंग होती है तो। ठीक है, तो ये रिविजिट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ इंटरमीडिएटरीज को भी एक ब्लॉक सिस्टम में लाने की जो कवायद है सरकार की, वो भी पॉसिबल हो जाएगी। तो कहते हैं वेयर वी कॉल देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स ऑन द इंटरनेट और टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इज अ डिसीजन वी हैव टू टेक। ठीक है, वो डिसीजन लेंगे कि कौन से टाइप के प्रोवाइडर्स हैं, क्या इंटरनेट है, इसको डिफाइन वो करेंगे। बी इट ई कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, सर्च इंजन, गेमिंग प्लेटफॉर्म, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एंड गुड सबको वो चंद्रशेखर साहब ने कहा कि हम इन सबको डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि कौन किस गैम्बिट में आता है। ये जो डिस्कशन हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था 2022 में और उसके बाद ईटी कई और न्यूज़पेपर ने इसको छापा है। Now the point is this कि more recently 3 government appointed appellate committees were formed to adjudicate unresolved user grievances। अभी के लिए जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए एपिलेट कमिटीज बनाई गई हैं जो ग्रीवियंसेस को हैंडल कर रही हैं। और ये आएगा कब? एक्ट आने का समय उन्होंने कल डिस्कस हुआ था, पेपर में भी है, आज परसों के पेपर में, कि जुलाई इस साल की जुलाई तक ये एक्ट आ सकता है। ठीक है, पब्लिश हो सकता है। सो इसके लिए इंडिया को डील क्या करना है? कहते हैं कि हाँ, ये एक तरीके का वेपनाइजेशन है ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का। चंद्रशेखर साहब कहते हैं यह इंपॉर्टेंट है कि जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट का मतलब डिजिटल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये सब एक तरीके का वेपनाइजेशन है मिस इन्फॉर्मेशन का। या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाता जहां से लड़ाई हो सके, तो ये बड़ा साइबर डिस्प्यूट या साइबर क्राइम, ये जो साइबर की जो घटनाएं घट रही है वो बढ़ती चली जाएंगी। और सच भी है, अगर कोई डिजिटल इंडिया बिल ऐसा नहीं आता है जहां पे इन सबको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, तो साइबर बुलिंग, साइबर थ्रेट, डॉक्सिंग, इन सब की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। बात ठीक को कहते हैं। तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या मैकेनिज्म होना जरूरी है। अभी लॉ कब आएगा तो इसमें तो इस एक्सप्लेनेशन में तो नहीं है, लेकिन न्यूज में है कि जुलाई या मई या जुलाई तक ये बिल आ सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा
और अगर है तो प्लीज कमेंट मी बैक और न्यूज एनालिसिस के साथ आपसे मिलूंगी कुछ देर के बाद। तब तक तैयारी करते रहिए।